नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तय किए जा रहे फार्मूले की। बीता पूरा साल लगभग इसी कवायद में गुजर गया कि गठबंधन आकार लेगा या नहीं लेगा। जब गठबंधन ने आकार लेना शुरू किया तो 5 राज्यों के चुनाव आ गए और आपसी विवाद में इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के बीच हमने देखा किस तरीके की तकरार शुरू हो गई। सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम तरह की बातें की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि जल्द ही सीट शेयरिंग पर भी फार्मूला तय हो जाएगा और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के चुनावी मैदान में उतर जाएगा। उत्तर प्रदेश जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, यहां से इंडिया गठबंधन को काफी उम्मीदें हैं और एनडीए भी लगातार उत्तर प्रदेश को जीतने की कवायद कर रहा है। कवायद में जुटा हुआ है, यूं कहें कि सभी 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उसको लेकर के रणनीति भी बनाई जा रही है और ये मिशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू भी हो गया है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर के इंडिया गठबंधन में भी बहुत कुछ तय होना अभी बाकी है। अपना दल यानी अनुप्रिया पटेल वाला जो गुट है अपना दल का, वो लगातार बैठकें कर रहा है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो उसको 2 सीटें मिलती है इस बार उसकी सीटों की संख्या बढ़ जाए। दावेदार दूसरे भी हैं जिसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर भी हिस्सा चाहते हैं और संजय निषाद जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है, निषाद पार्टी के अध्यक्ष, वो भी हिस्सेदारी चाहते हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग उत्तर प्रदेश में एक बड़ा पेच फंसा हुआ है और इसको लेकर के स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। 2024 नया साल शुरू हो गया और इसी साल आम चुनाव होने जिसमें अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर के किस तरीके का फार्मूला सेट किया जाएगा और क्या जो गठबंधन चाहे वो एनडीए एनडीए का तो गठबंधन एकजुट नजर आता है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी या आगे कहीं पेच फंस सकता है? इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम सवालों के साथ आज हम इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी खासतौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत तिवारी जी का आपका बहुत स्वागत है। आलोक वर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फराज किदवई साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। फराज भाई आपका बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी जो प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोकदल के, वो भी चर्चा में शिरकत कर रहे हैं और तमजीद अहमद साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत। इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं आज हम हेमंत तिवारी जी से। हेमंत भाई, जिस तरीके से पिछले साल हमने देखा कि किस तरीके से जो आखिरी के 6 महीने थे वो सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम तरीके की बातें की जाती रही। अब 2024 यानी नया साल भी आ गया और ये साल चुनावी साल है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई। तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके का फार्मूला सेट हो सकता है, हो भी पाएगा या नहीं? मानस जी, मुझे जवाब देना है। जी जी हेमंत भाई। हाँ, थोड़ा नेटवर्क की लग रहा है दिक्कत है। और देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है। इलेक्शन होना है, दोनों सेनाएं तैयार हैं। अब किसी को अच्छी चीज खराब लग सकती है, किसी को खराब चीज अच्छी लग सकती है, लेकिन मेरा अपना ये विशुद्ध मानना है कि जो तैयारी, जो प्रबंधन अपनों के साथ सीट शेयरिंग की जो स्थिति है, उसमें कोई शक नहीं कि एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला जो गठबंधन है, वहां बात ज्यादा दिक्कतें नहीं। दिक्कतों की आशंका लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर के हो रही है, जो एकजुट हुआ है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए। वैसे तो असलियत यह है कि वहां जो कुछ होना है लगभग एक मोटी रूपरेखा तय हो गई है, लेकिन एक बड़ा मौका है, बड़ा इलेक्शन है, अपोजिशन के लिए भी करो या मरो की स्थिति है। ऐसी सूरत में अपोजिशन के जितने भी भागीदार हैं, जो भी सहयोगी दल हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए और यह स्थिति तब थोड़ी पेचीदा हो जाती है जब सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया के कैप्टन उत्तर प्रदेश के मामलों में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं, वही सबसे बड़ी है, लीड वही लेगी। इसीलिए पेच भी उनके सामने ज्यादा है कि किसको कितनी सीटें दी जाए। और आपको याद होगा कि एक बार तंज के ही तौर पर लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि सीट बांटेंगे हम, मतलब हम लीड करेंगे।
अब लीड करेंगे, सीट बांटेंगे। इस बीच में जो चीजें हुई, 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर के जिस तरह से एक दूसरे पर इल्जाम लगे और एक दूसरे को, अब गाली गलौज तो नहीं कहूंगा, लेकिन गाली से कम आरोपित किया गया, सम्मान नहीं किया गया एक दूसरे का, न तो इंडिविजुअली न पार्टी की दृष्टि से, वो सब चैप्टर मेरे ख्याल में गुजर चुका है और सीट शेयरिंग की बात फाइनल हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं कि एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में ज्यादा दिक्कतें नहीं है, तो ये सही है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी अलायंस है, यानी जो एनडीए है, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी की ये है कि वो 100 में 95 है, बाकी जो है 5 है। तो जो जब इस तरह का फर्क होता है, आनुपातिक अंतर इतना बड़ा जब होता है, तब वहां ज्यादा पेच की संभावनाएं नहीं होती। सबकी छोटी छोटी अपेक्षाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से इनको समायोजित करे। इसके विपरीत इंडिया गठबंधन की मुश्किलें थोड़ी सी बड़ी हैं। जैसे कांग्रेस कम से कम 20-22 सीटों पर बार बार कह चुकी है, उसके नेतागण कह चुके हैं कि हमको 20-22 सीटें चाहिए, लेकिन जो मेरी अपनी खबर है, जो मेरा अपना अंदाजा, खबर भी है, अंदाजा भी है, और एक तरीके से जो बातचीत चल रही है, उसमें कांग्रेस को 14 से 15 सीटें दे करके और 1-2 ऐसी सीटें जहां फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति बने, इस तरह का कोई एक फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिसको अब आगे वार्ता के क्रम में अगला स्वरूप दिया जाना है और फिर फाइनली इसको अंतिम स्वरूप दिया जाना है। ऐसे ही 5 सीटें 6 सीटें 5 सीटें 6 सीटें राष्ट्रीय लोकदल जो वेस्टर्न यूपी में इनका स्ट्रॉन्ग पार्टनर है इंडिया गठबंधन का। एक और बड़ी खबर तो बड़ी है क्योंकि लगता सामान्य है, लेकिन ये भी पता लगा है कि चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वेस्टर्न यूपी के एक अच्छे चर्चित दलित नेता हैं, वे संभवतः कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर इस बार मैदान में होंगे। तो कांग्रेस को इन सब चीजों से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी और वैसे भी ईमानदारी से देखा जाए तो इससे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ने की स्थिति में नहीं है। लड़ने के लिए तो 80 सीटों पर लड़ चुके हैं, पहले भी परिणाम भी दे चुके हैं, लेकिन ये इसी तरीके की स्थिति बनेगी। और भी अगर 1-2 एलाइज को संतुष्ट करना हुआ तो उसके लिए सीटें बन जाएंगी। चर्चा तो ये भी है कि कुर्मी वोटों पर चूंकि थोड़ा सा कोई बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई है, तो कुर्मी वोटों को प्रभावित करने के लिए नीतीश कुमार को भी उत्तर प्रदेश में सक्रिय किया जा सकता है। अगर सक्रिय किया गया तो नीतीश कुमार की ओर से एक सीट पर बड़ी जोरदार उनका दावा होगा। दावा क्या होगा, अगर वो चाहेंगे तो अखिलेश यादव उनके लिए इतना तो कर सकते हैं। जौनपुर की एक सीट है जिस पर जेडीयू चुनाव लड़ने की इच्छुक अभी फिलहाल बताई जाती है। फाइनली क्या होगा ये देखा जाएगा। लेकिन चलिए इन सब बातों के बीच में जी इन सारे डेवलपमेंट्स के बीच में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आयोजन करने जा रही है और शायद मुझे लगता है 2014 की थंपिंग मेजॉरिटी वाली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से इससे बड़ा कोई ऐसा अभियान नहीं चला गया जो सीधे जनता के बीच में इसकी भागीदारी हो। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो 22 जनवरी के पहले से और 22 जनवरी के बाद चुनाव तक लगातार भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी योजना के तहत श्री राम जी को गांव-गांव तक, घर-घर तक, प्रदेश तक, जिले तक ले जाने के उपक्रम कर रही है। ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अभी तो इसकी कल्पना की जा सकती है। बाकी जो लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा पेच है इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग में, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो अभी की अद्यतन खबर है उसके हिसाब से आपसी बातचीत में कुछ चीजें तय हो गई और जिसका मैंने एक मोटा खाका आपको पेश किया। जी चलिए, तंजीद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तंजीद साहब से सवाल ले लेते हैं। खबर यह है कि करीब 290 लोकसभा सीटें देश भर में ऐसी हैं जो चिन्हित की गई हैं अहमद साहब, जिसपे कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 15 से 20 सीटों की आपकी डिमांड है। ऐसी सीटें भी आप लड़ना चाहते हैं जहां पर
या तो आपने पिछली बार जीत ली थी, या फिर ऐसी सीट जो जहां पर आप दूसरे या तीसरे नंबर पे थे, उस पर भी आपकी दावेदारी। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो करीब करीब 15 से 20 सीटों की आपकी डिमांड है। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार हो जाएगी, या तैयार हो चुकी, कोई बात नहीं क्या आप लोगों की? माना जी नमस्कार। और सभी साथियों को नमस्कार, और नए वर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शायद पहली डिबेट हम लोग बैठे हैं जी। देखिए माना जी, जो भी फैसला होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग के पास भी ऐसी कोई सूचना नहीं जो आप सूचना बता रहे हैं। तो ऐसी कोई सूचना नहीं कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि 15 से 20 सीट हम लोग मांग रहे हैं, ऐसी कोई सूचना नहीं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जितना भी घटक दल है, सब बैठ के इस चीज का फैसला करेंगे। और सीधी सी बात ये समझिए कि जब नेतृत्व बैठ के इस चीज का डिसीजन ले लेगा, तो सबके सहमति से ये डिसीजन लिया जाएगा। किसी एक के फैसले से ये फैसला होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया एक पूरा अम्ब्रेला बना हुआ है जिसमें सारे घटक दल इस चीज को लेकर सहमत है कि हमारे लिए मुद्दे अहम है। हमारे लिए एजेंडा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना हुआ है, जिस मुद्दों को लेके हम एक हुए, वो सबसे प्रमुख है। सीट उनके सामने बहुत छोटी है। अब आप जैसे जान रहे हैं कि ज्यादातर राज्य जहां पे भी कांग्रेस और भाजपा की सीधी फाइट है, करीब 290 सीट आपने बताया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, वहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और कांग्रेस ही वहां पे लड़ेगी। बाकी राज्यवार जहां पे क्षेत्रीय दलों के साथ जो भी गठबंधन होना है, कितना सीट किसको मिलना है, अभी डिस्कशन के मोड में है। अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि हम इतनी सीट पे लड़ेंगे, समाजवादी इतनी सीट पे लड़ेगी या आरएलडी इतनी सीट पे लड़ेगी। ये जब फैसला हो जाएगा, हम लोग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने पूरा नेतृत्व बैठेगा और इस चीज की घोषणा करेंगे कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए नहीं है, ये बिल्कुल सॉल्व मुद्दा है। बल्कि मैं अभी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इस पर जोड़ना चाहूंगा मानस जी। मुझे तो लगता है कि अभी हेमंत जी की मैं बात सुन रहा था, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनको। मुझे लगता है ये सबसे अगर कहीं उलझा हुआ ये मामला है, तो इंडिया गठबंधन के अंदर सबसे ज्यादा उलझा हुआ मामला है। भाई 40 दलों में वो कैसे सीट बांटेंगे? अभी तो उनका तो कुछ खुलासा भी नहीं हुआ है, ना तो वो अभी कोई बात कर रहे हैं, ना तो 40 दल का जो उनका जितने भी घटक दल है, 40 दल एनडीए के भारी भरकम जितने दल है, अभी तो उन लोगों ने सिर्फ अंदर खाने अभी अभी दबाव बनाना शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो अगर 2-2 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को सबको देना पड़ा सारे घटक दलों को, तो 80 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को यही लूज करनी पड़ेगी। तो बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि जो खामोशी एनडीए घटक दलों के अंदर है, ये बेहद तूफान लेकर आएगा। ये तूफान के पहले ही खामोशी नजर आ रही है मुझे कि बुरी तरीके से इस समय एनडीए गठबंधन फंसा हुआ है कि कैसे 40 दलों में सीट बांटी जाए और किस तरीके से ये सीटों का निर्धारण किया जाए, ताकि जो अंदर खाने, जैसे आपको पता होगा, इसी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में अगर आपने देखा होगा, एआईएडीएमके इनको छोड़ के चली गई। वो तमिलनाडु में चुनाव लड़ने चले गए थे। भाई एक भी सीट का आपका वहां पे स्टेक नहीं है, आप तमिलनाडु में चुनाव लड़ने जाओगे तो एआईएडीएमके आपको छोड़ के चली गई। यही कमोबेश पंजाब में अकाली दल ने किया आपके साथ। तो बहुत रण छिड़ा हुआ है मानस जी, बहुत जबरदस्त रण छिड़ा हुआ है इस समय एनडीए घटक दलों के अंदर। कम से कम 4-5 दल तो इनको छोड़ के चले गए। अब इससे बड़ा रण क्षेत्र में क्या बता सकता हूँ मानस जी। अभी आपने 3 दिन पहले राजभर जी का बयान आपने सुना, मैं तो सुन के आश्चर्यचकित रह गया। कितनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, राजभर जी कह रहे हैं कि हम टाइम नहीं दे रहे हैं जेपी नड्डा जी को। जेपी नड्डा टाइम मांग रहे हैं हमसे मिलने के लिए, हम टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतभेद है भारतीय जनता पार्टी पूरे एनडीए घटक दल में। 6 पार्टी के विधायक के नेता जेपी नड्डा जी को टाइम नहीं दे रहे, और फिर जब 2 दिन बाद राजभर जी ने जेपी नड्डा जी को टाइम दिया, तब उस टाइम पे जेपी नड्डा जी राजभर से मिले। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर राजभर जी ने अपना स्टेट ठोक रखा है। कि सुनने में आ रहा है, मैंने तो सुना है, सूत्रों के जरिए सुना है कि 20 सीट की दावेदारी बिहार में राजभर जी ने कर दी है और 15 सीटों की दावेदारी इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कर दी है। तो कैसे ये गुत्थी सुलझाएंगे एनडीए? और बुरी तरीके से, जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व को लोगों ने अब अस्वीकार करना शुरू कर दिया एनडीए घटक दल के अंदर, जिस तरीके से पार्टियां उनको छोड़ के जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि बड़ा रणक्षेत्र इस समय खिला हुआ है। तो इस दबाव के अंदर यदि भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, जिस तरीके का जन विरोधी नीति पिछले 3 दिन से पूरा देश बंद था, उद्योग पूरा बंद था, पूरे ट्रक बंद थे, ट्रक ड्राइवर जिस तरीके से हड़ताल पे थे, तो जाहिर सी बात है कि इस समय स्थिति बहुत प्रतिकूल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो कि देश के अंदर चुनौती है वो एक विषय है, लेकिन जो एनडीए के अंदर बड़ी चुनौती लग रही होती है, आज राजभर जी जेपी नड्डा को टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है मानस जी। हम लोग उसको कितना भी मूंदने का प्रयास करें, कितना भी ढकने का प्रयास करें, लेकिन चादर इतनी ज्यादा छोटी हो गई है कि अगर मुंह ढको तो पैर खुल जाता है, पैर ढको तो मुंह खुल जाता है। ये एनडीए की हालत है। तो मुझे लगता है कि इस समय हम लोगों को इंडिया घटक दल में न तो कोई छोड़ के दे, बल्कि और दल जुड़ेंगे। वही एनडीए घटक दल के लोग छोड़ के जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगातार आग दिखला रहे हैं। तो जेपी नड्डा जी को राजभर से मिलने के लिए टाइम मांगना पड़ रहा, तो आप स्थिति समझ सकते हैं। जी जी, चलिए आलोक वर्मा जी के पास चलते हैं। आलोक वर्मा जी जो बात कह रहे हैं अहमद साहब, इस बात की चर्चा काफी दिनों से हो रही है इस बीच तमाम जो मीडिया के गलियारे हैं, जो राजनीतिक गलियारे हैं, कि सीट शेयरिंग को लेकर के आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, क्योंकि दबाव की जो रणनीति है वो आपके भी घटक दल अब धीरे धीरे बनाने लगे हैं। अभी देखिए अनुप्रिया पटेल ने बैठक की और
उसमें भी ये हो रहा है कि उनको भी 4-5 सीटें चाहिए, राजभर जी को भी चाहिए, निषाद पार्टी को भी चाहिए। तो ये तमाम जो आपके सहयोगी दल, घटक दल हैं, इनके साथ सीट शेयरिंग पर क्या कोई बातचीत हुई, कोई फार्मूला तय हो पाया है? क्योंकि अभी तक तो राजभर जी का जो मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ होनी थी उनकी, वो भी अभी तक नहीं हो पाई। अब सुन रहे हैं कि वो 14 जनवरी के बाद होगी। बस भाई, भारतीय जनता पार्टी में कोई फार्मूला नहीं है। जो लोग जहां से मजबूत होंगे, जहां से उनकी तैयारी होगी, शानदार प्रत्याशी होंगे, देश के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, अपने इलाके के बारे में कुछ बेहतर कर सकेंगे, उनको वहां सम्मान मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में वैसी स्थितियां नहीं है जैसी कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में या दूसरे दलों के बीच में दिखाई पड़ती हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, अखिलेश यादव जी यहाँ से ढोल पीट रहे थे। वहां पे दूसरा बयान आ रहा था कि कौन अखिलेश, यहाँ कुछ और बातें हो रही थी। इस तरह की चीजें देखिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी खुद अपने आप में, हमने खुद तैयारी कर रखी है। सभी 80 सीटों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सभी 80 सीटों को जीतने का हमने लक्ष्य रखा है। हमारी अपनी तैयारी पूरी है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा का हिस्सा है कि जब हम एक इलेक्शन खत्म करते हैं तो जो सीटें हम हार जाते हैं उसमें दुगनी तिगनी चार गुना मेहनत से हम वहां पर काम करते हैं, और जो हम जीतते हैं उस पर तो हम काम करते ही हैं। तो जो 80 सीटें उत्तर प्रदेश की है, सब पर हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन जो घटक दल हैं, जो साथ में लड़ेंगे, जो साथ चलेंगे, उनके लिए भी निश्चित रूप से सीटों की जरूरत होती है। सीटें हम उनको देते हैं, लेकिन इस पर यह तय होता है कि किन सीटों पर कौन सा प्रत्याशी मजबूत है। जब इलेक्शन आएगा, पास आएगा, करीब आएगा, तो संगठन के जो नेता हैं वो बैठेंगे और तय कर लेंगे कि किन सीटों पर कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। फराज किदवई साहब, 290 सीटों पर चर्चा है कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ेगी, लेकिन बाकी राज्यों की तो बात हम लोग क्यों करें। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, 15 से 20 सीटों की डिमांड खबर आई है इस तरीके की कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। शायद 8 से 10 सीटें राष्ट्रीय लोकदल भी चाहती है। तो क्या कुछ बातचीत हो पाई, कुछ आउटलाइन खींच पाई? क्योंकि अभी तो जो एनडीए का कुनबा है उसने तो उसको तो प्रचार करते करते करीब 2-2.5 महीने गुजर चुके हैं, और अपने अपने इलाकों में लोगों ने काम भी करना शुरू कर दिया है। जो रणनीतिकार और अलग अलग मोर्चे के लोग वो निकल भी चुके हैं तमाम योजनाओं के साथ। यहाँ पर जो है वो पेच अभी भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ बातचीत हो पाई है, आखिर कब तक तय हो पाएगा, तय भी हो पाएगा या नहीं? मानस जी, थैंक यू वेरी मच, और आप सबको, को पैनलिस्ट को सबको बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। और आलोक वर्मा जी को खासकर बहुत बहुत बधाई कि ऊपर वाला इनको शक्ति दे कि 2024 में आलोक वर्मा जी विपक्ष में बैठने की इनको जो है वो शक्ति दे। बहरहाल मानस जी, देखिए, एक क्या है कि बहुत नैरेटिव सेट चलाया जाता है खासकर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी की तरफ से, कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुत काम कर रही है, वो फील्ड में है, और खाली यही लोग काम करते हैं, बाकी ना समाजवादी पार्टी काम करती है, ना रोहित अग्रवाल जी की पार्टी करती है, और ना तनवीर भाई की पार्टी करती है। देखिए, ये एक परसेप्शन बनाने की खाली एक बात है। बीजेपी पार्टी जो है, मानस जी, मैं बीजेपी पार्टी बोलता हूँ। ये अगर हमारे इंडिया अलायंस को इंडिया अलायंस बोलेंगे तो मैं इनको बीजेपी पार्टी बोलता हूँ। तो बीजेपी पार्टी जो है मानस जी, ये एक नैरेटिव सेट करती है। आप देखिए कि फॉर एग्जांपल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी अभी एटा में वो जनसभा करके आए हैं। उसके बाद में हमारी जो जितनी भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब फील्ड में लगी हुई हैं। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद और हम लोग, सब लोग अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपनी पीठ थपथपाते नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरह कि देखो हम बहुत काम कर रहे हैं और आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये गलत परसेप्शन है, बिल्कुल इस परसेप्शन को मैं नहीं मानता हूं। हर पार्टी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब से मानस जी काम करती है। दूसरी बात रही बात सीट शेयरिंग की, तो देखिए क्या है कि आप किसी भी चीज को देखेंगे ना कि कोई चीज सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, या फ्यूचर में वो किस तरफ ऊट करवट बैठेगा, तो आप पहले हिस्टोरिकल फैक्ट्स को चेक करते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, हमारे साथ गठबंधन आरएलडी का हुआ हो या कांग्रेस का हुआ हो, तो आप 2017 से देखिए कि 2017 में हमारा कांग्रेस का गठबंधन हुआ, और कांग्रेस को जो है वो करीब 110 के ऊपर से ज्यादा विधानसभा में हम लोग ने सीटें लड़ने को दी, इलेक्शन लड़ी कांग्रेस। वैसे ही 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और हमने अपने से एक ज्यादा सीट उसको दी। और रोहित जी की पार्टी से
तो हमारा गठबंधन शानदार गठबंधन चलता ही आ रहा है। तो हमारे जो गठबंधन में देखिए क्या है, सब नियत का खेल है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी और एनडीए में क्या होता है मानस जी, कि वहां पर किसी की हिम्मत नहीं कुछ बोलने की। आप देखिए कि ओपी राजभर जी अभी गए थे 6-7 महीना पहले, और वो आशीर्वाद भी लेने गए थे इनके अमित शाह जी का, अपने बेटे के साथ गए थे। उनको कोई वहां का पदाधिकारी या कोई प्रवक्ता या कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मिला। परिवारवाद की परिकाष्ठा वहां पर देखने को मिली कि दोनों फादर एंड सन जो है वो आदरणीय होम मिनिस्टर साहब के साथ फोटो खिंचवाई, और दोनों जो है फादर और सन लौट करके आए, लेकिन आज भी उनको अभी तक मंत्री नहीं बनाया। अब आप देखिए इसी क्रम में ओपी राजभर जी जो है वो अक्सर आप देखते हैं कि तरह तरह के बयान दिया करते हैं। तो बीजेपी पार्टी और एनडीए में मर्जी डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है नहीं, वहां पे मेजोरिटेरियन रिजीम एक चल रही है जहां पे एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ लोग अपनी बात रखते हैं, हमारे यहाँ चाहे छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, लोकतंत्र में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता और सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। कांग्रेस अगर 15 सीट मांग रही है कि हमको 15 सीट पे लड़ना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कहेंगे कि नहीं हमको 70 सीट पे लड़ना है, रोहित जी कहेंगे नहीं हमको 15 सीट पे लड़ना है, तो ये सबका एक डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन मैं आपके चैनल शादव जी अभी 2-3 दिन पहले ये कह भी चुके हैं कि 65 सीटों पे लड़ना है समाजवादी पार्टी को, और खबर भी इस तरीके की है कि 65 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। 15 में आप लोगों का बंटवारा होगा। अब उसमें आपके खाते में कितनी जाती है, आरएलडी के खाते में कितनी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो 65 सीटें तो पहले ही तय कर ली है। मानस जी देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसी बात हुई है टॉप लीडरशिप में या हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो लोग हैं, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से और कांग्रेस प्रेसिडेंट से या जयंत जी से अगर कोई बात हुई है और इस पर बात बन गई अगर है कि मान लीजिए 65 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, तो फिर लड़ेगी। लेकिन मुझे अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके हिसाब से मैं आपको बता पाऊं कि समाजवादी पार्टी 65 पे लड़ेगी कि 70 पे लड़ेगी कि 60 पे लड़ेगी। लेकिन एक बात मैं आपके सामने कह के जा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीट लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 80 की 80 का मतलब यह हुआ कि जहां पर जयंत जी के प्रत्याशी होंगे वहां पर भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी इनको जिताने के लिए। जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स लड़ेंगे वहां भी समाजवादी पार्टी पूरी मेहनत करेगी कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए। तो आप मान के चलिए मानस जी कि 80 की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत ही ताकत से, बहुत ही मजबूती से बीजेपी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ेगी लोकसभा का। चलिए रोहित अग्रवाल जी, अगर मान लीजिए कि 65 सीटें, जो अभी खबर भी है और अखिलेश यादव कई बार कह भी चुके हैं कि जो पुरानी जो गठबंधन की गलतियां हैं उसको नहीं दोहराएंगे, कि दिल खोल करके सीटें बांट दी, उसके बाद बीजेपी जीत गई, समाजवादी पार्टी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो 15 सीटों में आप और कांग्रेस का बंटवारा फिर कैसे होगा, उसको लेकर के भी एक पेच फंस सकता है उस पर भी कि कितनी सीटें आपने, क्योंकि ऑलरेडी 15 से 20 सीटें तो कांग्रेस मांग ही रही है, तो आपके लिए फिर क्या जगह बचेगी उसमें? मानस जी, मुझे लगता है कि ये विपक्ष को देखते देखते भारतीय जनता पार्टी अपने दल को भूल गई है, और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल ने 20 सीटें मांगी हैं इनसे, ओम प्रकाश राजभर ने 15 सीटें मांगी हैं, और संजय निषाद जी ने 15 सीटें मांगी हैं। तो उसके हिसाब से करीब 50 सीटें हो गई है सहयोगी दलों के लिए। बाकी 2-4 और भी हो सकता है टोकरे में लेके घूम रहे हो, ये इनका कोई भरोसा नहीं, इनका टोकरा बहुत बड़ा होता है, उसमें न जाने कहां से दल ले आते हैं ये। तो अगर उनको भी मान लीजिए तो क्या 30 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश के अंदर? ये जवाब मुझे लगता है कहीं ना कहीं सवाल ये भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए कि 30 सीटों पे चुनाव लड़के कैसे जो है 80 सीटों का दावा कर रहे हैं, क्योंकि सारा तो सहयोगी दल इनके मांग रहे हैं। अब सहयोगी दल को अगर नहीं देंगे तो इनकी तो भाई स्थिति बहुत गंभीर है। और यहाँ भी ये तक सुनने को आ रहा है कि इनके यहाँ भगदड़ मची हुई है, इनका कोई आदमी टिकट लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको दिखाई पड़ रहा है कि भाई हम तो चुनाव हार जाएंगे। 10 साल में पूछ रहे हैं लोग कि भाई क्या काम गिनवाएं, पूछिए काम क्या गिनवाएं। भाई इनको कहा जा रहा है कि भाई ऐसा है कि काम गिनवाने के नाम पे धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करो, धार्मिक ध्रुवीकरण करने का काम करो। काम जहां कोई कहे कि काम की बात करे तो वहां पाकिस्तान की बात करना शुरू कर दो, जहां कोई काम की बात करे तो वहां पे कह दो कि साहब मुसलमान बहुत सशक्त होता चला जा रहा है, मुसलमान जो है हिंदू के ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का तो कोई टिकट का दावेदारी नहीं बच रहा है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि भाई देखो 2019 की स्थिति अलग थी, 2014 में तो हम विपक्ष में थे, तो हमारे पास मुद्दे गिनवाने को तो था नहीं, तब तो हमको वादे करने थे तो हमने जुमले बांट दिए। लेकिन अब तो 10 साल का हिसाब मांगेगी ना जनता, अब तो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगेगी कि 10 साल में काम क्या किया है। अब काम की स्थिति ये है कि अभी इथेनॉल एक प्रोडक्ट होता है, जो गन्ना किसान होते हैं तो मिलें जो हैं, जो शुगर मिले हैं, तो वो इथेनॉल बनाती थी गन्ने के सीरे से।
तो भारतीय जनता पार्टी आई, एक दिन इनको सपना वपना आया होगा शायद, क्योंकि सपने में ही इनके तो आदेश आते हैं। तो सपना आया, अगले दिन सुबह सुबह आदेश जारी कर दिया कि सीरे से इथेनॉल नहीं बनेगा। साहब शुगर मिलों ने कहा कि भाई साहब ऐसे ही हम गन्ना किसानों को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अब इथेनॉल अगर हम सीरियस नहीं बनाएंगे तो फिर तो हम नुकसान में चले जाएंगे, फिर कैसे होगा, फिर हम कैसे कर पाएंगे। 5-7 दिन का विरोध हुआ, उसके बाद इन्होंने वो आदेश वापस ले लिया। तो 3 कृषि कानून तो आपको पता ही है जो इन्होंने वापस लिए थे 13 महीने के विरोध के बाद। अभी एक ट्रांसपोर्टरों का विरोध हुआ है, आपने देखा, तो उसपे भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ये आदेश जारी क्यों करती है कि जिसपे इनको बैकफुट पे आना पड़ता है। भाई 6 साल के अंदर अपने द्वारा चलाया हुआ 2000 का नोट भारतीय जनता पार्टी को वापस लेना पड़ा। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सी नियत और कौन सी नीति से ये काम कर रहे थे 10 सालों में। रोहित अग्रवाल जी, आज का टॉपिक शीट शेयरिंग, उस पर ही बात किया जाए, ज्यादा ठीक रहेगा, फोकस्ड रहे हम। शीट शेयरिंग पे तो बात कर रहे हैं हम बस खाली फर्क इतना है कि आप हमारी शीट शेयरिंग पे बात करना चाहते हैं, मैं एनडीए की शीट शेयरिंग पे बात करना चाहता हूं। भाई बात तो हमारी आपकी शीट शेयरिंग पे ही हो रही है साहब। समस्या ये है कि ये बताएं कि भाई अनुप्रिया पटेल के प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाओ हमारी नेता को। अब हमको ये बताएं भारतीय जनता पार्टी वाले क्या योगी जी से इस्तीफा ले रहे हैं, क्या अनुप्रिया पटेल जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? भाई ये तो बताना पड़ेगा ना इनको। और इनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है ये भी इनको बताना पड़ेगा, क्योंकि भाई इन्होंने एक नियम बनाया था कि 75 साल के हो जाने के बाद हम प्रधानमंत्री को कोई लाभ का पद नहीं रहेगा। तो अब ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मोदी जी की उम्र करीब 74 साल तो हो गई है। तो क्या मोदी जी 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे? और अगर 1 साल के लिए बनेंगे तो उसके बाद फिर चेहरा कौन सा होगा? या वो नियम बदला जाएगा, ये भी जनता को बताएं। मध्य प्रदेश राजस्थान में ये फार्मूला क्रैक हो चुका, क्योंकि वहां पर 75 पार वालों को भी चुनाव लड़वाया गया। रोहित अग्रवाल जी, नहीं बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि जब उनको हार दिखने लगती है तो वो अपने सारे सिद्धांतों को किनारे रख देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं कि जो नियम भारतीय जनता पार्टी बनाती है वो स्वयं तोड़ने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया कि अभी करंट एग्जांपल है ट्रांसपोर्टरों की जो हड़ताल हुई थी, ड्राइवर भाइयों ने जो हड़ताल की थी सॉरी, उसके बाद कानून में जो बदलाव करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो मैं तो पिछले 4 सालों से लॉन में बताऊं, पिछले 4 सालों से मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी आदेश जारी करती है वो वापस ले लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो ये आदत है। आपने स्वयं बताया अभी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर वो 75 वाला फॉर्मूला टूट गया। तो आप खुद समझिए कि जो नीतियां ये अपने दल के लिए बनाते हैं, जब उसमें नहीं अगर ये स्टैंड कर पाते हैं तो फिर अन्य चीजों के लिए कैसे स्टैंड करेंगे? चलिए आलोक वर्मा जी के पास चलते हैं। आलोक वर्मा जी, जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं दरअसल वही सवाल पूछ रहा था कि दबाव इस बार आप पर भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि रहा बहुत आसान है एनडीए गठबंधन की, क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी चाहती है इस बार उनको सीट ज्यादा मिले, ओम प्रकाश राजभर भी चाहते हैं, और देख रहे हैं कि निषाद पार्टी भी पूरा दबाव बनाए हुए है। तो ये जो आपके सहयोगी दल है, जो आपके घटक दल है, इनकी क्या स्थिति बनेगी, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे इनसे? क्योंकि उतना ही प्रेशर, इतना जो सीट शेयरिंग को लेकर जो झगड़ा इंडिया गठबंधन के भीतर दिख रहा है, दरअसल वो आपके यहाँ भी, आपके घर में भी वही फसाद है। नहीं, हमारे यहाँ कोई फसाद नहीं है। अगर कोई फसाद देखना चाहे तो देख सकता है, उसकी मर्जी है। जैसे हमारे अग्रवाल साहब पता नहीं क्या क्या देख रहे थे, किस्सा गोई ये शानदार कर रहे थे। मुझे लगता है कि किस्सा गोई में इनको अपना करियर आजमाना चाहिए। बहरहाल हमारे 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 यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर कोई गठबंधन में हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो उसका धर्म बनता है कि वो ज्यादा सीटों की मांग करे। इसमें कहीं कोई नई सी बात नहीं है। निषाद पार्टी अगर कुछ इस तरह की बातें सोच रही है, अगर अपना दल कोई इस तरह की बातें कर रहा है, कोई दूसरी पार्टी इस तरीके की बातें कर रही है, तो उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है। चाहे अगर वो पार्टी चला रहे हैं, पार्टी रन कर रहे हैं, पार्टी के साथ कुछ परिवर्तन लाने का अभियान वो बनाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए। लेकिन हम झगड़े के स्तर पे नहीं पहुंचते। जिस तरीके से INDIA में चल रहा है तमाशा पिछले कई महीनों से, आप तो देख रहे हैं ना मानस जी, कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। क्या झगड़ा चल रहा है? कौन समन्वयक बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा? कभी ये नाम आ रहा है, कभी वो नाम आ रहा है, टीवी चैनल पे चल रहा है। वो खुश हो गए, वो नाराज हो गए, कोई बिहार लौट गया, कोई कहीं चला गया। ममता दीदी आज खुश हैं, कोई दूसरा खुश है, केजरीवाल नाराज है। तो ये तमाशा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ना फिर हमारे गठबंधन में है। जब सीट देने की बारी आएगी तब एक साथ हम लोग बैठेंगे और आपस में तय कर लेंगे कि कौन सी सीटें किसको दी जाएगी, कौन सा प्रत्याशी कहाँ मजबूत है। निश्चित रूप से जब हम साथ में चुनाव लड़ते हैं
तो जो हमारे साथी प्रत्याशी हैं, साथी दलों के प्रत्याशी हैं, उनके साथ भी हम खड़े होते हैं। यही उनका भी कर्तव्य बनता है, वो भी हमारे साथ खड़े होते हैं। तो कुछ हम अलग अलग हो करके चुनाव नहीं लड़ते, हम साथ साथ चुनाव लड़ते हैं। बहुत समन्वयित तरीके से बात साथ साथ बैठ करके हम चीजों को तय कर लेते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी अपने अपने तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024 में सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के पाले में आए, और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी का काम चल रहा है। इनके पास वक्त है झगड़ा करने का, किसके पास ज्यादा सीटें आएंगी। अखिलेश यादव सोच रहे हैं कहीं मायावती तो नहीं चली आ रही है, मायावती सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस के साथी कभी 15 सीटें, कभी 10 सीटें, कभी 20, कभी 25 चाहिए, कभी झगड़ा करते हैं, कभी दोस्ती करते हैं। ये उनका अपना पाला है, जो चाहे वो करे, उनकी मर्जी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग कलेवर की पार्टी है, कुछ अलग तरीके की पार्टी है, कुछ अलग चेहरे वाली पार्टी है। हमारे साथ हमारी सोच के हिसाब से जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है, उन सभी का स्वागत हम करते हैं। अभी तो बहुत सारे साथी हैं कांग्रेस के जो हमारे संपर्क में है, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं जो हमारे संपर्क में है। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के चुनाव आपके लड़े। दल में क्या नेताओं की कमी पड़ गई? जो समाजवादी पार्टी वाले नेताओं के साथ संपर्क साथ रखा है आपने? नहीं, आपके दल में क्या नेताओं की कमी है? आपके दल वाले आपके दल वाले क्या दरी बिछाने के लिए वहां पे? अरे सुन अरे हम पूछ रहे हैं आलोक भाई, नाराज मत होइए, हम तो पूछ रहे हैं क्या आपके दल वाले क्या वहां दरी बिछाएंगे खाली? अरे कृपया अपने दल वालों पे भी नजरें इनायत करो। काहे समाजवादी पार्टी में झाका ताकी करते हो? अरे आप तो खुद ही घबराने लगे। अरे हम तो आलोक भाई खाली आपकी चिंता कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। अरे सुन अब तो आलोक भाई आपकी चिंता कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। घबराइए, अभी दरवाजा नहीं खोला हमने, आप चिंता ना करें। अरे फरहान भाई की चिंता समाजवादी पार्टी कर रही है, आप ना करो इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं तो आपकी चिंता कर रहा हूँ। अरे पहले सुनिए, हमारी चिंता मत कीजिए, हमारी चिंता तो देश कर रहा है। देश के लोग हमारे साथ खड़े हैं। कहीं भी हम चुनाव लड़ते हैं 2014 आप विपक्षी दलों के नेताओं की चिंता कर रहे हैं। अरे आप देखते, अरे आ रहे हैं साहब, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे दरवाजे पे आ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि आपके साथ कैरियर क्या है। भाई समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों ने बार बार गठबंधन बनाया। 2014 के बाद 2017 में इलेक्शन हुआ, किसके साथ गठबंधन था? समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन था। क्या नतीजा निकला सबको पता है। 2019 में समाजवादी पार्टी का बसपा के साथ गठबंधन था। कुल मिला के कितनी सीटें? 80 सीटों में 15 सीटें। अभी 2022 का चुनाव हुआ, क्या नतीजा निकला? समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे छोटे मोटे दलों के साथ गठबंधन बनाया। क्या नतीजा निकला आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई शहरी इलेक्शन हो, कोई गांव का इलेक्शन हो, कोई किसी और इलाके का इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो मुझे पता है कि जो लोग कैरियर तलाश रहे हैं, जो अपने अपने इलाकों में काम करना चाह रहे हैं, उन्हें मालूम है कि INPIA में जाएंगे तो क्या होगा, उनको पता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं, जुड़ जाएं। भारतीय जनता पार्टी देखेगी किसको शामिल किया जाए, किसको नहीं शामिल किया जाए। वो आपका सवाल नहीं है। अभी तो आप ये देखिए कि वहां पर जो है किस तरीके से मामला बन जाए। नीतीश कुमार आगे रहेंगे, ममता बनर्जी जी आगे रहेंगी, कांग्रेस का कोई चेहरा आएगा। अखिलेश यादव जी के सामने भी पोस्टर लग गया है कि मैं PM। तो कौन PM है, कौन PM नहीं है? अभी तो कुछ आगे कुछ मामला बनाने पर झगड़ा सुलटा लीजिए, इलेक्शन तो बाद में लड़ लीजिएगा। इलेक्शन तो आप अभी से हार चुके हैं। देखिए हम मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन भारतीय जनता वाले नियम पे भी थोड़ी रोशनी डालें। एक बार 75 साल वाले नियम पे भी थोड़ी रोशनी डालें। हमने जो नारा 2019 में दिया था, 2024 में हमने फिर नारा दिया है, अब की बार 400 के पार। अब 75 साल वाले पे आपने कुछ रोशनी नहीं डाली। तो हम जमीन पे उतर के नारा देते हैं। इस बार 2024 में हम 400 के पार जाने वाले हैं। जरा आप चिंता कर लीजिए कि आपका क्या होने वाला है। चलिए हेमंत तिवारी जी, 75 साल वाले पे इन्होंने अभी तक जो है रोशनी नहीं डाली। 75 साल वाले में क्या होगा मामला? हेमंत भाई, पिछले लोकसभा चुनाव में देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में खासतौर से बनारस, आजमगढ़ और मिर्जापुर जो मंडल है, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी का। आपको क्या लगता है कि जो बाकी जो घटक दल, सहयोगी दल हैं, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, चाहे वो निषाद पार्टी, ये पूर्वांचल में इनका खासा प्रभाव है। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन मंडलों में सीटें जो अपने सहयोगी दल है उनको कुछ बढ़ा के दे सकती है? जैसे पिछली बार तो लगातार 2 बार से 2 सीट दी जा रही है अनुप्रिया पटेल को, तो क्या हो सकता है कि उनको ज्यादा सीट दे दी जाए? क्योंकि पूर्वांचल के इन मंडलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, न पिछले लोकसभा चुनाव में और न ही इस बार के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा।
देखिए, जो एलाइज या पार्टनर्स बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है चुनाव जीतने हारने के लिए, उसको देख कर बनाया जाता है। कौन किस जात का है, किस जात पे किसका प्रभाव है, ये सच्चाई है। नेता भाषण करते रहे झूठे, फर्जी, अनैतिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, असलियत है। तो जात देख के बनाए गए हैं। निषाद ऑटो की जरूरत है तो संजय निषाद साथ में है। संजय निषाद को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, भले कितना डिस्कशन लोग कर ले। संजय निषाद का बेटा खुद सांसद है संत कबीर नगर से। चलो भाई, इसको अपने सिंपल से लड़ा लो। जाति के ही नाते दोबारा से वापस आए हैं ओम प्रकाश राजभर। राजभरों की ईस्टर्न यूपी के कई पॉकेट्स में अच्छी खासी संख्या, और उसमें कोई शक नहीं कि ओम प्रकाश राजभर का जबरदस्त वहां रहता है, तो उनको लाए हैं। गाजीपुर उनकी हारी सीट थी। मनोज सिन्हा दोबारा अभी फिलहाल लौट नहीं रहे पॉलिटिक्स में, तो गाजीपुर सीट दे देंगे। उनको कहा जा रहा है गाजीपुर सीट, अब मेहनत कर लेंगे, जीत भी सकते हैं, इलाही पास रहेगी। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर राबर्ट्सगंज 2 सीटों से जीती हुई हैं। अनुप्रिया पटेल कुर्मी बिरादरी के मतों पर उनके दल का अच्छा खासा प्रभाव रहता है। वो कुर्मी बहुल इलाके की 2 सीटें उनके पास हैं। बहुत ज्यादा परिस्थिति बनी तो प्रतापगढ़ के लिए क्लेम कर सकती है, जहां से उनका सांसद रह चुका है 2014 में हरबंस सिंह। तो और ज्यादा गुंजाइश नहीं। भाग नंबर 1 नंबर तो भारतीय जनता पार्टी में कहां चीजों को लेकर के मतलब एनडीए में लड़ाई होती है। अमित सिन्हा जी हमको लग रहा है कि एक कोई साथी अभी नहीं है। कौन साथी आलोक वर्मा चले गए हैं बीजेपी की बात में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं। मैं फिर बार बार कहता हूँ, किसी खराब लगे अच्छा, ये स्थिति में 10 साल से झेल रहा हूँ। 10 साल में यही साथी पैनल्स पे बैठते थे, बड़े बड़े दावे करते थे, और 10 साल के बीच के परिणाम हमने देखे, आपने देखे, पूरी जनता ने देखे क्या परिणाम। दूसरी बात, एलायंस कुछ बनाओ, सीट शेयरिंग सब कर लो, लेकिन मैं इंडिया गठबंधन के गठन के समय से लगातार एक बात कह रहा हूं, कहता रहूंगा, और फिर उस पर सही भी साबित होगा। सही साबित होने की मेरी थोड़ी खराब सी आदत है, लेकिन प्रभु कृपा है कि सही साबित हो ही जाता। साहब, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में मायावती को अलग करके आप भारतीय जनता पार्टी और उसके एलायंस से नहीं लड़ सकते। बहुत खराब बात है, बहुत खराब लगने वाली बात है, लेकिन यही सही बात है। सच थोड़ा सा नहीं, काफी कड़वा होता है। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर एक नहीं 10 बार उदाहरण देता हूं। जब आजमगढ़ का बाई इलेक्शन हुआ था और गुड्डू जमाली को कैंडिडेट बनाया था, तो मैंने कहा था देखिए एक नया ट्रेडिशन शुरू हो गया है, एक नया ट्रेडिशन शुरू हो गया है। 2022 के असेंबली इलेक्शन में अगर आपको याद होगा, आप बहुत काम करते हो। दूसरे चरण से चौथे चरण में जो कैंडिडेट मायावती ने फील्ड किए थे, उनको देख लीजिए। 42 से 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी जीती हैं जहां मायावती के कैंडिडेट ने अपोजिशन को हरा दिया। और हम बात करते हैं मुकाबले की। मायावती अगर अपोजिशन के साथ हो किसी भी सूरत में, जो भी इक्वेशन, सीट शेयरिंग, फलाना ढिमाका, अपनी प्रतिष्ठा और समझौता और सरेंडर या जो कुछ बनता हो, उस शब्द का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं सोच पा रहा हूं, अगर मायावती साथ आती हैं तब तो आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसके एलायंस से लड़ सकते हो। वरना जो स्कोर आप लोग देखते रहे हो 71+2 2014, 63 थी, कितनी थी पिछली बार, जबकि इतिहास का सबसे बड़ा अलायंस लड़ रहा था चुनाव। इतिहास का 64 हिस्ट्री का उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा अलायंस, यानी सपा बसपा साथ साथ लड़ रहे थे। सारे जितने लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं भाजपा को 30-35 सीट बता रहे थे, कोई 40 बता रहा था। उसके बावजूद जो परिस्थितियां, जो सत्य है, तो बार बार कहते थे। नाना साहब को याद होगा कितनी बार आपके साथ अपनी टिप्पणियों में मैंने कहा, हमने कहा वोट ट्रांसफर नहीं होंगे एक दूसरे का, और परिणाम जो उम्मीद की जा रही है उस साथ नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किया, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। तो सच्चाई को भी ध्यान रखना चाहिए। और सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि
वेस्टर्न यूपी के सबसे बड़े और प्रभावी आने वाले नेता चौधरी अजीत सिंह अपने सबूत सहित चुनाव हार गए। कोई सोच सकता था। बड़े आपकी तीसरे स्थान पर रह गए और फिर 2019 में हेमंत भाई, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आवाज में दिक्कत मुझे आ लग रहा रही है। है जी, आपका माइक कुछ, मुझे लग रहा है ठीक नहीं था। हमारा माइक कुछ गड़बड़ हो गया। आजकल हमारा माइक कुछ थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, कुछ ऐसी वजह से। तो चलिए, तो मेरा मतलब यही है, लेकिन यह है कि सब कुछ ठीक ठाक से हो, बढ़िया लड़ाई हो तो लोकतंत्र में मजा आता है। लेकिन चलिए लड़ाई हेमंत बढ़िया भाई, हो तब मजा आता आपके है। आपके लड़ाई इसी सवाल 73 और आपके 7 की हो तो नहीं का आता। जवाब जी, आपके इसी सवाल पर एक बार फराज किदवई साहब से और कांग्रेस पार्टी दोनों से जवाब चाहेंगे। मायावती को इतना इग्नोर क्यों कर रही है समाजवादी पार्टी, जबकि ये सभी जानते हैं कि उनके शामिल हुए बगैर जो लड़ाई, आप जो जंग जीतने की सोच रहे हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फराज किदवई साहब। देखिए मानस भाई, हेमंत जी की जो बात से मैं कुछ हद तक के सहमत हूं कि अगर बीएसपी हमारे साथ आती है तो हमारी ताकत बढ़ेगी, लेकिन ये डिसाइड बहन कुमारी मायावती जी को करना होगा, क्योंकि क्या ये वही बहुजन समाज पार्टी है जो कि मान्यवर काशीराम साहब के त्याग और बलिदान से जो एक मूवमेंट खड़ा हुआ था? क्या बहन कुमारी मायावती जी, मानस जी सीरियस हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए? ये तो बीएसपी को डिसाइड करना पड़ेगा। हमने तो हमेशा से खुले मन से और बड़े मन से हमेशा जो अपने अलाइज हैं, मैंने अभी आपको अपने पिछले राउंड में भी क्लियर किया कि हम तो बड़े दिल दिखाते हैं और कोई भी हमारे साथ में आए हमको उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है, हेमंत जी अभी चले गए, उनको 2 पॉइंट बोलने चाहिए थे कि आज की तारीख में ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो चलिए उन्होंने बोला बीएसपी वाली बात, जिसका मैंने आपको जवाब दिया। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में। मानस जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं कि अभी जो निकाय चुनाव गए, मेरे मोहल्ले के 250 वोट जो कि समाजवादी पार्टी के थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरा वोट भी वोटर लिस्ट में नहीं था। पूरा मोहल्ला उड़ा दिया गया था। तो ये, और आप देखिए कि ये लोग अक्सर बात करते हैं कि माननीय आजम खान साहब का जो क्षेत्र है रामपुर, वहां से ये लोग बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। अरे साहब, 35%, 34% मतदान हो रहा है। वह पुलिस जो है वो डंडा लिए खड़ी हुई है हमारे जहां पर वोट्स हैं, वोट पुलिस जो है वो डालने नहीं दे रही है। फराज भाई, एक आखिरी सवाल तमजीद अहमद साहब से। तमजीद साहब, वही सवाल मेरा भी है कि आप जरूर सॉफ्ट हैं मायावती पर, लेकिन आप समाजवादी पार्टी को मना नहीं पा रहे हैं। अनम्यूट कर दीजिए अहमद साहब। मैं वही कह रहा था मानस भाई, अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी इलेक्शन के रणक्षेत्र शुरू होने में भी वक्त है। बहुत सारी चीजें वक्त पे सामने आएंगी, ऐसा नहीं है मानस जी। थोड़ा सा धैर्य हम लोगों को भी रखने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हर चीज अभी सही सब कुछ सामने आ जाए। हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग भी चुनाव जीतने के लिए लड़ने जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि हम लोग एक बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव में शुरुआत कर रहे हैं। जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, देश विरोधी नीतियां जितनी है भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है, 80 लाख लोग रोड पे थे कल, पूरी ट्रकें रुक गई, 2-3 दिन के लिए इन्होंने बंद करा दिया। तो ऐसी बहुत सारी इनकी नीतियां हैं जिनसे जनता बहुत ज्यादा इनसे नाराज है, और आने वाले वक्त में इनको जवाब जनता दे देगी। बाकी जो भी गठबंधन है, इंडिया घटक दल जितने हैं वो यूनाइट है, और ये परिवार बढ़ेगा। ये मैं कह सकता हूँ मानस जी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका फैसला भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये परिवार बढ़ेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। चलिए अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल हुए। आलोक वर्मा जी, आपका भी, आपका फराज किदवई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी भी हमारे साथ चर्चा में भागीदारी कर रहे थे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के, अभी तक फॉर्मूला तय नहीं हो पाया, लेकिन अब बारी एनडीए की भी, क्योंकि उसके भी सहयोगी दल अब धीरे धीरे अपनी आवाज को उठाने लगे हैं और पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो दोनों ही घटक दल के जो प्रमुख दल हैं, जो चाहे एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, दोनों को ये तय करना होगा, इसके लिए रणनीति बनानी होगी कि आखिर कैसे वो अपने सहयोगी दलों को संतुष्ट करेंगे। चलिए इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।